नमस्कार विद्यार्थियों। अध्याय 15 का हम अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की जीन अभियांत्रिकी की जो सामान्य विधि है वो कौन सी विधि है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक। और उसके 6 चरण थे। तो पहला चरण लिया था हमने वांछित जीन की पहचान व पृथक्करण। अब पृथक्करण किससे करेंगे, तो ये साथ साथ में जीन अभियांत्रिकी के आवश्यक उपकरण टॉपिक है वो भी साथ साथ में इसके चलेगा। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं उनके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक आया था अपना, किस टॉपिक का, जीन अभियांत्रिकी की सामान्य विधि, उसमें पुनर्योगज डीएनए तकनीक और उस तकनीक के 6 चरण। तो पहला चरण हुआ अपना। दूसरा चरण लिया था हमने क्लोनिंग वाहकों का चयन। तो ये जो अपना टॉपिक चल रहा था क्लोनिंग वाहकों का चयन, तो ई कोलाई जो कि एक जीवाणु है उसमें प्रयुक्त वाहक हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो 3 वाहक हैं, प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी और कॉस्मिड। ठीक है। तो यहाँ तक अपना टॉपिक पिछले वाले वीडियो में हुआ था। इस वीडियो में शुरुआत यहाँ से करेंगे हम। जो वाहक है प्लाज्मिड है वो किसे कहेंगे हम। सबसे पहले लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने जीवाणु कोशिका है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में एक संरचना देखी और उस संरचना को क्या नाम दिया, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड जो वाहक है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये वृत्ताकार होता है, 2 इसमें रज्जुक होते हैं और सर्पिलाकार अणु के रूप में भी पाया जाता है। तो ये प्लाज्मिड की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है ये अपनी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, पुनरावृत्ति के लिए स्वतंत्र रहते हैं। नेक्स्ट है इनमें विशिष्ट प्रतिबंधन स्थल, ये पहले विशेषता बताई भी थी हमने, वाहक की विशेषता पढ़ी पीछे। तो प्रतिबंधन स्थल होने चाहिए वाहक में, क्यों, क्योंकि जिससे कि वहाँ पर हम वांछित जीन है उसको जोड़ सकें, वांछित जीन को जोड़ सकें। फिर नेक्स्ट विशेषता है प्लाज्मिड की, उसमें जीन की संख्या हम बताएं तो वो 3 से लेकर 1000 तक हो सकती है। फिर बात आती है उदाहरण प्लाज्मिड का, तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में लिया जाने वाले प्लाज्मिड है वो है PBR 322। ये उदाहरण ध्यान रखें आप, PBR 322। फिर हम संरचना देखें प्लाज्मिड की, तो जीवाणु कोशिका में जो प्लाज्मिड है वो किस प्रकार से रहता है, ये पूरा जो डायग्राम बनाया हमने वो किसका है, जीवाणु कोशिका का। जीवाणु कोशिका में खुद का उसका गुणसूत्र है और ये जो संरचना है वो जीवाणु कोशिका में क्या उपस्थित है, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड की अकेले की हम संरचना देखें, ये तो संरचना किस में थी, जीवाणु कोशिका में। अब अकेले की संरचना देखें और विशेष रूप से जो हम उदाहरण बता रहे कौन सा, PBR 322। तो ये प्लाज्मिड PBR 322 है, उसकी संरचना जो कि महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पर अलग अलग देखो संकेत लिखे हमने, इको R फर्स्ट, AMPR, TETR, BAMH फर्स्ट, S सेकंड और PVU सेकंड, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI जिसको बोलते हैं। तो ये सब प्लाज्मिड की संरचना में, कौन सा प्लाज्मिड, PBR 322 की संरचना में कुछ हमने संकेत लिखे, इनको हम आगे बताएंगे कि इनका अर्थ क्या है। देखिए अब PBR 322 है, उस प्लाज्मिड में 2 चिन्ह स्थल है जो बीच में हमने संकेत लिखा था, AMPR और TETR, जिनका पूरा नाम क्या है, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी। ये 2 क्या होते हैं, ये प्लाज्मिड में चिन्हित स्थल होते हैं। फिर इसमें 12 विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों के अभिज्ञान स्थल होते हैं, जो पीछे हमने संकेत दिखाया PBR 322 के चारों तरफ, तो वो क्या है, इसके अभिज्ञान स्थल है।
विजातीय डीएनए मतलब जिस डीएनए को जोड़ेंगे हम पीबीआर से, वाहक से, तो वो विजातीय डीएनए कहलाएगा जिसको जोड़ेंगे। तो विजातीय डीएनए को टीईटीआर व एएमपीआर जीन के बीच रिस्ट्रिक्शन एंजाइमों की सहायता से समाकलित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो वो एंजाइम कौन सा है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये संरचना पढ़ ली हमने प्लाज्मिड की, और हमें करना क्या है? प्लाज्मिड के साथ में वांछित डीएनए है उसको जोड़ना, निवेशन करना उसका। तो नेक्स्ट टॉपिक किस रूप में पढ़ेंगे हम? प्लाज्मिड में वांछित डीएनए का निवेशन। सबसे पहले प्लाज्मिड को क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके द्वारा काट लेंगे। चूँकि हमने पीछे पढ़ा जो प्लाज्मिड है वो कैसा है? गोल है, वर्ताकार है। तो इसको हम काट लेंगे, और काट लेंगे तो उसके बाद में ये क्या हो जाएगा? रेखिक हो जाएगा। गोल या वर्ताकार था, उससे क्या हो जाएगा? रेखिक हो जाएगा। तो सबसे पहले रेखिक कर लिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? दोनों सिरों को जोड़ते हुए, बाद में जब रेखिक हो जाएगा दोनों सिरे वापस जुड़ेंगे, तो उनको जोड़ते हुए बीच में लगभग 5 से 10 किलो बेस, किलो बेस मतलब ऐसा जो डीएनए जिसमें इतने क्षार हो, 5 से 10 किलो बेस हो, क्षार हो, इतना लंबा जो वांछित डीएनए जिसको भी हमें जोड़ना है वो इसमें जोड़ लिया जाता है। अब इसको देखो डायग्राम के द्वारा समझें हम दोनों लाइनों को। देखिए ये क्या है? प्लाज्मिड है, वाहक है। इसको किससे, गोल संरचना थी इसकी, किससे तोड़ा हमने, काटा? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम से। ठीक है, तो ये जो संरचना है वो कैसी बन गई? रेखिक संरचना बन गई। पहले गोल संरचना थी, अब कौन सी बन गई? रेखिक संरचना बन गई। ठीक है, एक चरण तो ये। दूसरा चरण, कोई हमने विजातीय डीएनए लिया, दूसरे साइड में क्या लिया? जिस भी डीएनए को हमें जोड़ना उसको क्या बोलेंगे? विजातीय डीएनए। तो विजातीय डीएनए है उसको जो ये रेखिक हो गया प्लाज्मिड, उसके साथ में जोड़ना है, फिर ये वापस से वर्ताकार हो जाता है। कैसे? देखिए यहाँ पर ये रेखिक हो गया था प्लाज्मिड, और ये क्या था? विजातीय डीएनए। तो विजातीय डीएनए है उसके दोनों जो सिरे हैं वो इस प्रकार से बीच में प्लाज्मिड है उसके आकर के जुड़ जाएंगे, और अब ये क्या कहलाएगा? पुनर्योगज प्लाज्मिड। जो नया बनेगा उस नए को क्या बोलेंगे हम? पुनर्योगज प्लाज्मिड। तो ये चित्र किसके लिए है? प्लाज्मिड में वांछित डीएनए का निवेशन। अब इसमें एक परिभाषा है, एपिसोम या अधिकाय किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से द्विगुणन करने वाली जो रचना है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से द्विगुणन करती है उसको तो क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। जबकि जीवाणु के मुख्य गुणसूत्र, जीवाणु के मुख्य गुणसूत्र से जुड़े रहकर उसके साथ ही क्या करे? द्विगुणन करे, तो उस संरचना को क्या कहेंगे? अधिकाय या एपिसोम। तो ये परिभाषा भी ध्यान रखें, एपिसोम या अधिकाय क्या है। वह सामान्य रूप से द्विगुणन करे वो संरचना तो प्लाज्मिड है, और जीवाणु के मुख्य गुणसूत्र से जुड़ करके उसके साथ द्विगुणन करे तो वो संरचना क्या है? अधिकाय या एपिसोम। ठीक है, तो पहला वाहक हो गया प्लाज्मिड। दूसरा वाहक है जीवाणु भोजी, जो कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा है। जीवाणु भोजी क्या है? वे वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी। तो परिभाषा होगी, वे वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं क्या कहलाते हैं? जीवाणु भोजी कहलाते हैं। जैसे प्लाज्मिड का हमने एक उदाहरण बताया, PBR 322। ठीक है, वैसे जीवाणु भोजी जो वाहक है उसके उदाहरण बताएं तो एक तो लैम्डा जीवाणु भोजी, लैम्डा जीवाणु भोजी, और दूसरा है M13 जीवाणु भोजी, M13 जीवाणु भोजी। ये दो इसके बैक्टीरियोफेज कहें या जीवाणु भोजी कहें उसके उदाहरण हैं।
अब जैसे प्लाज्मिड की कुछ विशेषताएं बताई हमने, वैसे ही जीवाणुभोजी जो वाहक है उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं और उसकी तुलना में ये ज़्यादा बेहतर है। वो क्यों? किसकी तुलना में? प्लाज्मिड की तुलना में। तो उसके कुछ रीजन है, जैसे जीवाणुभोजी है, इसमें बड़े डीएनए खंड, वहाँ पर हमने बात की थी 5 से 10 से किलो बेस, यहाँ पर देखिए 24 किलो बेस, तो डीएनए खंड क्या हो गया? बड़ा। उसकी क्लोनिंग की जा सकती है। प्लाज्मिड की तुलना में बड़े डीएनए खंड उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं, किससे? जीवाणुभोजी से। दूसरी विशेषता है, जीवाणुभोजी से परीक्षण अपेक्षाकृत आसान होता है। कोई भी रिजल्ट है परीक्षण करना है तो वो आसान है। फिर है लैम्डा जीवाणुभोजी का जो महत्व है वो वाहक के रूप में M13 से ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, एक तो ये ई कोलाई के जीवाणुभोजी हैं, ई कोलाई के जीवाणुभोजी हैं। इसका जो डीएनए है वो रेखीय और द्विकुंडलित होता है। प्लाज्मिड का वर्ताकार है, इसका क्या है? रेखीय है। तो रेखीय, उसको काटने की, तोड़ने की, रेखीय बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसमें बड़े आकार का विजातीय जो डीएनए यहाँ पर बताया हमने वो भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो वाहक हुए, कौन कौन से? प्लाज्मिड और जीवाणुभोजी। तीसरा जो वाहक है वो कहलाता है कोस्मिड। कोस्मिड क्या है? ये दोनों का मिला जुला रूप है। किसका? प्लाज्मिड का और जो जीवाणुभोजी है। और जीवाणुभोजी में भी कौन सा उदाहरण? लैम्डा जीवाणुभोजी। उनका संकर रूप है, मिला जुला रूप है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फौज। प्लाज्मिड व लैम्डा का फौज है ये, तो उन दोनों का ये संकर है। ये इस प्रकार से कह सकते हैं। ऐसे प्लाज्मिड कण, परिभाषा कोस्मिड की क्या होगी? ऐसे प्लाज्मिड कण जिनमें लैम्डा जीवाणुभोजी के कोश स्थलों वाले डीएनए अनुक्रमों को निवेशित किया जाता है। तो जो कोश स्थल है, जो जहाँ जाकर के विजातीय डीएनए जुड़ेगा, तो उन डीएनए अनुक्रमों को निवेशित करेंगे उस स्थान पर, तो वो क्या कहलाएंगे? कोस्मिड कहलाएंगे। जैसे प्लाज्मिड का जीवाणुभोजी का उदाहरण पढ़ा हमने, वैसे एक उदाहरण है कोस्मिड वाहक का, PLFR5। PLFR5 कोस्मिड को डायग्राम द्वारा भी हमने यहाँ पर दर्शाया है। जैसे प्लाज्मिड होता है लगभग वैसी ही संरचना है कोस्मिड वाहक की। एक इस प्रकार से संरचना है, द्विरज्जुक गोल संरचना वर्ताकार, जिसमें ये पुनरावर्ती स्थल है, ये वो कोश जिसको बोला हमने खंड डीएनए जहाँ जुड़ेगा, और ये प्रतिरोधी जो पीछे ही बताया हमने किसमें? प्लाज्मिड में, AMPR TETR। तो ये इसकी संरचना है। इसके बाद में देखो ये दूसरा टॉपिक भी अपना हो गया। ये जो मुख्य टॉपिक था अपना वो चल रहा था। मुख्य टॉपिक क्या था कि भाई जीन अभियांत्रिकी की सामान्य विधि, और उसमें प्रमुख विधि पुनर्योगज डीएनए तकनीक है। और उस पुनर्योगज डीएनए तकनीक के 6 चरण हैं, जिसमें से पहला चरण अपना हो गया वांछित जीन की पहचान करेंगे। उसके साथ साथ में एक टॉपिक और था जीन अभियांत्रिकी के आवश्यक उपकरण, तो ये भी साथ साथ चल रहा है इसमें। जीन अभियांत्रिकी आवश्यक उपकरण में पहला बिंदु क्या था? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम व कुछ अन्य एंजाइम, तो ये हो गया इसके साथ साथ में। फिर दूसरा चरण था क्लोनिंग वाहक का चयन, और आवश्यक उपकरण में क्या था? वाहक के बारे में हमें बताना है, तो क्लोनिंग वाहक का चयन कैसे करेंगे और वाहक कौन कौन से, तो ये दोनों टॉपिक साथ साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा जो टॉपिक था अपना कौन से वाला? क्लोनिंग वाहक का चयन। तो ई कोलाई के लिए 3 वाहक बताए हमने, 3 वाहकों के बारे में हमने पढ़ा। वाहकों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, उनको भी केवल नाम ध्यान रखें आप, जैसे फोजमिड है, सटल वाहक है, और ट्रांसपोजोन्स, जिनको जंपिंग जीन के नाम से भी जानते हैं। ये 3 तो मुख्य हैं ही हैं। कौन से वाले? कोस्मिड,
जीवाणुभोजी और प्लाज्मिड। इनके अलावा कुछ अन्य वाहक भी हैं जो जीन अभियांत्रिकी में उपयोगी हैं, तो उनके केवल नाम ध्यान में रखने आपको, इनका डिटेल से वर्णन अपने नहीं है। एक ये ध्यान रखें, ट्रांसपोजोन्स है, उसका दूसरा नाम क्या है, जंपिंग जीन। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।